नाजरीन, आदाब। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का तीसरा अदबी फेस्टिवल, जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है शाहजहानाबाद की 2 सदियां, 2 सेंचुरीज ऑफ शाहजहानाबाद। और जैसा कि आपने कल देखा कि इसका इनाग्रल सेशन हुआ और इसमें इस वक्त के सबसे बड़े मौर्रिख, सबसे बड़े हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब ने शिरकत की और उन्होंने बहुत ही आलिमाना गुफ्तगू की, बहुत नई बातें हमें बताई। रितीश नंदा साहब, महमूद फारूकी साहब, सदीकुर रहमान किदवाई साहब। और आज 25 मार्च का ये पहला सेशन है जिसमें स्वप्ना लिडिल साहिबा चांदनी चौक की 2 सदियां इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगी और उनसे सवालात करेंगी रितु मेहरा साहिबा। मैं बस 2 बातें स्वप्ना साहिबा और रितु साहिबा के बारे में कह के फिर ये सेशन बाकायदा शुरू करूंगा। स्वप्ना लिडिल साहिबा का दिल्ली की तारीख में, शाहजहानाबाद की तारीख में क्या मकाम और मर्तबा है, इससे हम सब वाकिफ हैं। शाहजहानाबाद उनका मौजू रहा है और शाहजहानाबाद के हवाले से जो बहुत सी गलतफहमियां, जो बहुत सी बातें लोगों को नहीं पता थी, वो स्वप्ना लिडिल साहिबा से हमें वक्तन फवक्तन पता चली हैं। हमने नई नई बातें उनसे सीखी हैं। और चांदनी चौक बिलखुसूस उनका मौजू है। चांदनी चौक पे उनकी किताब है और आज वो चांदनी चौक, जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं या जानते हुए जिसको हम भुला बैठे हैं। चांदनी चौक क्या था, चांदनी चौक की तारीखी हैसियत क्या है, 19वीं सदी उसमें इस चांदनी चौक की 18वीं सदी में क्या हैसियत थी, उसके बाद उसकी क्या हैसियत हुई। तो आज चांदनी चौक पर स्वप्ना साहिबा हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी। मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर बोलने के लिए स्वप्ना साहिबा से बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता। उनसे गुफ्तगू करने के लिए रितु यहाँ मौजूद हैं। रितु खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मौजू पर काम कर रही हैं। मुझे हालांकि अभी ये नया नया मालूम हुआ है कि रॉक आर्ट कोई चीज़ होती है जिस पर ये काम कर रही हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का और मसरत का मौका है कि ये एक ऐसे टॉपिक पे, हिस्ट्री के एक ऐसी डायमेंशन में ये काम कर रही हैं जिसमें हम आम तौर पर ऐसे लोगों से वाकिफ नहीं होते और ना ऐसे लोगों से हम गुफ्तगू कर पाते हैं। आज हमारे साथ रितु जी यहाँ मौजूद हैं। हम इनके निहायत शुक्रगुजार हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के, क्योंकि इनका फील्ड वर्क होता है, ये जगह जगह जाती हैं और जाके तहकीक करती हैं और तहकीक करके बहुत उस पर सर खपाती हैं। तो ऐसी शख्सियात का एक जगह पर जमा होना, इन लोगों को बुलाना बहुत मुश्किल काम है। रितु यहाँ हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रितु और स्वप्ना लिडिल साहिबा का यह सेशन है। मैं बस ये तारुफी कलमात अदा करके ये सेशन स्वप्ना साहिबा के हवाले कर रहा हूँ। स्वप्ना साहिबा, अब आप इसको चलाएं और रितु जी आप स्वप्ना साहिबा से सवाल करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया तालीफ। और ऋतु, आपका कि आप मेरे साथ यहाँ हैं आज। और मुझे इतनी खुशी है कि ये सेशन, ये फेस्टिवल हो रहा है शाहजहानाबाद का, क्योंकि जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं शाहजहानाबाद के बारे में, या फिर जानते हैं तो आधी जानते हैं, कुछ आ गया है। ये जो वो होती है ना, थोड़ा सा इसमें हमेशा लगता है कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, थोड़ा लोड होने में समय कई बार लगता है। चांदनी चौक है क्या? चांदनी चौक आज लोगों से पूछे तो एक सड़क का नाम है। और ये जो जब आप देख रहे हैं, ये 1857 का बना हुआ है और इसमें आपको दिखेगा एक जो सड़क जा रही है। जो शाहजहानाबाद से वाकिफ हैं वो इस नक्शे से पहचान जाएंगे कि कहाँ है ये, पर मैं थोड़ा इसके बारे में और बात करूंगी। ये लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक, ये जो लाल जो मैं उसमें निशान लगा हुआ है, लाल एक लकीर खींची हुई है, वो है जो आज हम जिसको चांदनी चौक बोलते हैं। अब ये नाम थोड़ा अटपटा सा लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई ये, पता नहीं, सोचने के नहीं, मैं तो बहुत सोचती थी कि ये चांदनी चौक है कि एक सड़क है। और आज
चाहे वो ऑफिशियल पार्लेंस में देख लीजिए या आम यूसेज देख लीजिए, हम लोग ये समझते हैं चांदनी चौक से एक सड़क का नाम। तो ये सड़क क्या है, इसका इसकी तस्वीरें भी बनी हैं। एक ये 19वीं सदी के शुरुआती दौर की एक पेंटिंग है जो कि सीताराम ने बनाई थी, और ये दिखाता है ये चांदनी चौक। तो ये है, उसके बीच में दोनों तरफ दुकानें हैं। ये बहुत एक्यूरेट पेंटिंग नहीं है, पर फिर भी दोनों तरफ दुकानें हैं, बीच में एक नहर बनी हुई है, उसके बारे में भी अभी मैं बात करूंगी, और एक गवर्नर जनरल की सवारी जा रही है बीच में से। तो ये एक तस्वीर बनी थी। ये मुगल बादशाह थे रेड फोर्ट में, पर दिल्ली पे राज उस वक्त तक अंग्रेजों का आ चुका था। पर मैं अपनी कहानी को आगे रखती हूँ कि ये चांदनी चौक जो है क्या। पहले तो हम सड़क को देखें। सड़क जो है ये जाती है, जैसे कि मैंने बोला, लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक। और ये जो पेंटिंग है ये करीब 1770 के दशक में बनी हुई है, 18वीं शताब्दी की पेंटिंग है। ये भी एक हिंदुस्तानी कोई आर्टिस्ट ने बनाई है, पर एक फ्रांसीसी ऑफिशियल के लिए। और इसको आप देखें, इसका थोड़ा सा डिटेल कम है, डिटेल आपको आगे इसके हिस्से दिखाऊंगी मैं आपको। पर अगर आप देखें तो बिल्कुल दाहिने हाथ पे जो छोर है उसका, वो लाल किले से शुरू होता है। लाल किले से थोड़ा आगे बढ़िए, एक चौक आता है जो कि आज हम जहाँ पे सुनहरी मस्जिद और गुरुद्वारा सीसगंज है, इसको हम लोग ज्यादातर फव्वारा चौक करते हैं। मैम मैं आपको रोकना चाहूंगी, शायद स्लाइड कोई और खुली है, पेंटिंग वाली स्लाइड मुझे दिख नहीं रही, यहाँ पर दूसरी स्लाइड दिख रही है। यही पेंटिंग दिखी हुई, यही पेंटिंग है। अच्छा, मुझे लंबी सड़क आपको दिख रही है। टेक्स्ट, अच्छा मैप, एक लंबी सड़क दिख रही है आपको उसमें। हाँ, अच्छा, ये मैप का स्ट्रक्चर है। जी दिख रहा है। हाँ, एक लंबी सड़क है, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो एक्सट्रीम राइट पे जो है वो लाल किले वाला छोर है, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इसके बारे में समझाऊंगी आपको आगे। और उसके बाद एक चांदनी चौक है और फिर फतेहपुरी मस्जिद। तो इससे आगे बढ़ते थोड़ा सा डिटेल जैसे कि जरूरत है इसको देखने की। तो इसका डिटेल अगर देखा जाए, ये बहुत मजेदार है, क्योंकि हम लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि उस जमाने में ये सड़क कैसी थी। तो ज्यादातर जो इसके जो कई डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो सयाहों के हैं, और एक उनमें से है फ्रांसीसी फ्रांसवा बर्नियर। ये दिल्ली में थे करीब 1660 के दशक में। 1666 में ये चिट्ठी लिखते हैं। उसमें उन्होंने अपने किसी दोस्त को चिट्ठी लिखी है उन्होंने, और उसमें ये इसका बहुत अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है सड़क का। और कहते हैं कि ये जो बाजार है इस सड़क में, उसमें जो दुकानें हैं उसको बहुत तरतीब से बनाया गया है। उसमें खराब हैं, जिस तरह के ये आपको लाल दिख रहे हैं कमरे, और वहां पे दुकानें, उसके बीच में लोग बैठते हैं और सामान का फरोख्त करते हैं। उसके ऊपर बनी हुई हैं, उसके ऊपर पर थोड़ा सा पीछे 2 मंजिला घर बने हुए हैं, और वहां पे जो दुकानदार हैं अक्सर वो वहां पे रहते हैं, और उनके नीचे जो दुकानों के पीछे का हिस्सा है वहां पे गोदाम है जहां पे उनका सामान रात को रख दिया जाता है। तो इस तरह से वो उसको समझाते हैं कि ये जो बाजार है ये है कैसा। साथ में अगर तो इसको आप अगर आप पेंटिंग को देखते रहिए थोड़ा सा, एक तो हमें दिख रहे हैं कुछ बीच में दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे दिख रहे हैं। एक कूचा, अलग अलग कूचों पे नीचे वाला एक बाएं हाथ को है जो दरीबे को जाता है रास्ता। तो ये दरवाजे उसमें दिख रहे हैं। काफी अच्छी तरह से इन्होंने घर वर इस पे बना रखे हैं। बीच में अगर देखें तो नहर दिख रही है आपको। तो नहर के बारे में भी शायद लोग और तफसील से बात करेंगे। मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये ईस्ट वेस्टर्न यमुना कैनाल का एक ऑफशूट था जो कि दिल्ली के अंदर घुसता था काबुली दरवाजे से। यहाँ इसकी 2-3 अलग ब्रांचेस हो जाती थी।
एक तो बागों में से निकल के जाता था, और एक ब्रांच तो थी वो ये जो सड़क है इसके बीचों बीच से होकर निकलती थी। तो ये है कनाल, ये नहर जो बीच में बह रही है इसके। नहर के दोनों तरफ आपको इक्का दुक्का पेड़ भी नजर आ जाएंगे। अब इक्का दुक्का ये इसलिए है क्योंकि ये जब तक ये पेंटिंग बनी है 1770 के दशक में, तब तक ये पेड़ ज्यादातर खत्म हो चुके थे। ये क्यों हुआ इसके बारे में और आगे मैं बताऊंगी। आगे चलते हैं इससे। पहला चौक जो आता है इस सड़क पे वो है कोतवाली चौक। अब इस पेंटिंग में और इस वक्त के जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं उसमें इसका नाम कोतवाली चौक है, जो जबकि मैंने बोला कि हम इसको फव्वारा चौक के नाम से जानते हैं, और मुझे लगता है इसका नया नाम भी अब हो गया है जो मुझे अब याद नहीं। पर कोतवाली चौक इसलिए क्योंकि ये चौक देखिए आप, आपको दिख जाएगा कि किस तरह से, किस शक्ल में है। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने 1847 में आसार सनादीद लिखी, वो हमें ये बताते हैं कि ये जो है इसका उन्होंने बोला है कि 80 गज बाय 80 गज का है। अब ये 80 गज और कैसे वो दे रहे हैं वो ठीक से मालूम नहीं है, पर इस जो आपको दिख रहा है कुछ अंदाजा लगता है कि 80 गज बाय 80 गज का काफी लंबा चौड़ा चौक है ये। इसके जो साउथ में जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो है कोतवाली माने ये जो दिल्ली शहर का जो मेन पुलिस स्टेशन था। कोतवाली है, कोतवाली का चबूतरा है, कोतवाली की बिल्डिंग आपको दिख रही है। वो जो कोतवाली की बिल्डिंग है वो उस जगह पे खड़ी है जहां आज गुरुद्वारा सीसगंज की मेन बिल्डिंग नहीं, पर एक साथ में लगी हुई बिल्डिंग जिसके नीचे वो बेसमेंट पार्किंग है, अगर आपको याद आए जो दिल्ली से वाकिफ है, वहां वो उस बिल्डिंग की जगह पे ये हुआ करती थी कोतवाली, और सामने उसके फैला हुआ छोटा सा नहीं काफी बड़ा ही चबूतरा था। और इस कोतवाली चबूतरा काफी ऐसी जगह थी जहां पे लोगों को सजा भी मिलती थी। ये जो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट जगह थी जहां पे लोगों को जो भी क्रिमिनल्स माने जाते थे उनको यहाँ पे सजा दी जाती थी। तो ये हुआ आपका कोतवाली चौक और कोतवाली की इमारत और कोतवाली चबूतरा। इसी के पास इसी के साथ लगी हुई एक बिल्डिंग है जो कि सुनहरी मस्जिद है। सुनहरी मस्जिद के बारे में अभी मैं आपको बात करूंगी। ये 18वीं शताब्दी में बनी, ये शुरू से नहीं थी, ये रोशन दौला की मस्जिद कहलाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगली आपको तस्वीर दिखाई जाए। ये एक मजहर अली खान की बनाई हुई पेंटिंग है। ये 1840 के करीब एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे टॉमस मेटकाफ, उन्होंने कई सारी तस्वीरें बनवाई दिल्ली के मकामों की, और ये कोतवाली की जो मेरे ख्याल से कुछ इक्का दुक्का तस्वीरें होंगी उसमें से ये है। और आपको दिख रहा है किस तरह से कोतवाली का बनाया हुआ एक साथ में लगा हुआ चबूतरा भी दिखा रहे हैं जिसमें एक सॉर्ट रेलिंग सी बनी हुई है। ये तस्वीर है उस टाइम की। ये मुझे लगता है तस्वीर है 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की, जब ये बिल्डिंग मौजूद थी अपनी ओरिजिनल हालत में। उसके कुछ वक्त बाद ये तोड़ दी गई और उसके जगह पे एक नई बिल्डिंग बन गई, पर ये तब तक थी। और मैं ये बोल रही हूँ कि 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर की है क्योंकि तब तक बिजली आ गई थी, तो आप बिजली के खंभे भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कोतवाली, और साथ ही में सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल कोतवाली से लगी हुई है, रोशन दौला की बनाई हुई एक उमरा थे उस वक्त के। और इसमें एक चीज जो देखने लायक है, वो नीचे वाले हिस्से में अगर देखिए तो आपको वो दुकानें नजर आ जाएंगी जो कि अभी तक मैं आपको सिर्फ नक्शे पे दिखा रही थी। तो वो जो दुकानें हैं जो मस्जिद के नीचे और जो दाहिने हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में जो आपको दुकानें दिख रही हैं,
उसका दरवाजा दिख रहा है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो सामने चीजों की फरोख्त हो रही है। तो ये तो हुआ आपका कोतवाली चौक। अब एक चीज इससे आगे निकलने से पहले, ये तस्वीर के बारे में अभी मैं आपसे थोड़ा देर में बात करूंगी। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं नाम के बारे में, कि अभी मैंने शुरुआत ही इसी से की कि ये सड़क को हम लोग चौक क्यों बोलते हैं। अगर शाहजहां के वक्त की बात की जाए, या मुझे शाहजहां के वक्त के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है कि क्या वो था उस वक्त, क्या नाम दिया जाता था, पर जो थोड़े से देर में हमारे सोर्सेज आते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में, जो कुछ सोर्सेज आते हैं उसमें जैसे कि सर सैयद ने भी कहा है कि इसके ये जो सड़क है इसके 3 हिस्से थे। तो पहला वाला हिस्सा जो लाल किले से लेकर कोतवाली चौक तक था उसको उर्दू बाजार बोलते थे, वो उर्दू बाजार था। और फिर कोतवाली से लेकर जो चांदनी चौक का जो हिस्सा था उसको चांदनी चौक का बाजार बोलते थे। अब और तीसरा हिस्सा फतेहपुरी बाजार, उस पे आऊंगी मैं आगे। चांदनी चौक का बाजार ये कहते हैं गालिबन शाहजहां के वक्त में जो चौक था वो चौक था, सिर्फ चौक को ही चांदनी चौक बोला जाता था। नाम कैसे पड़ा ये तो इसकी थोड़ा सा इसकी तारीख बता दें। ये चौक जो है जहानारा बेगम ने बनाया था। जहानारा बेगम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेटी थी शाहजहां की, और काफी ये देखना चाहिए कि जो मुगल प्रिंसेसेस थी, जो मुगल शहजादियां थी, उनका अच्छा खासा वो इनहेरिट करती थी, काफी अमीर होती थी, काफी इन्वेस्टमेंट्स करती थी। ये जहानारा बेगम जब उनकी काफी बड़ी मिल्कियत थी और इसलिए पैसे उनके पास बहुत थे, उन्होंने ये चौक बनवाया। और इसको जैसे कि देखा गया मुसम्मन, यानी कि ऑक्टेगोनल शेप में है ये, और इसके चौक ही नहीं, और चौक की हमें डिस्क्रिप्शंस काफी मिलते हैं। वो बताते हैं कि इसमें चारों तरफ दुकानें थी जाहिर है, और जो उसका शिमाली जो दरवाजा था वो खुलता था एक सराय के अंदर। वो उसका अभी आपको नक्शा दिखाती हूँ अलग से। जो जुनूब की तरफ जो दरवाजा था वो खुलता था हम्माम की तरफ। ये सारी चीजें जहानारा बेगम ने बनाई थी। ये सब पूरा हिस्सा ये जहानारा बेगम का था, और इसलिए उनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। अब शुरुआती दौर में और इसके बीचों बीच अगर आप देखें, ये आप नक्शा जो देख रहे हैं, इसके बीचों बीच उसी मुसम्मन या ऑक्टागन के शक्ल का एक हौज है, एक पूल है, और इस हौज के पानी में जब चांदनी झलकती थी उसके ऊपर ये नाम पड़ा इसका। ये कहा जाता है चांदनी चौक। तो ये था चांदनी चौक शाहजहां के वक्त का। अब मेरे ख्याल से कि सर सैयद के आने तक, जब ये बात कर रहे हैं कि ये पूरा कोतवाली से लेकर चांदनी चौक का हिस्सा चांदनी चौक का बाजार कहलाता था, वो शायद इसलिए हुआ कि जो बाजार में दुकानें लगाते थे उन्होंने जो अक्सर आज भी आप देखते हैं, कोई नामी बाजार हो तो थोड़ी देर के बाद जो थोड़ा सा उस बाजार से दूर होगा या एक अगली गली में होगा वो भी उस बाजार का नाम ले लेगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो एड्रेस अच्छा है, उससे लोग शायद ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि ये नाम धीरे धीरे फैलने लगा और बढ़ने लगा इस तरफ भी, इसके आगे और पीछे, कि दुकानदारों ने ही अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इसका नाम चांदनी चौक। जैसे मैं देखती हूँ कि ये हौस काजी का मेट्रो स्टेशन है, हौस काजी का मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाजार का मेट्रो स्टेशन कहलाता है। क्यों? मुझे लगता है कि ये उसी वजह से है कि बिजनेस वाले जो सोचते हैं कि चावड़ी बाजार बहुत बड़ा बाजार है, तो हम अगर चावड़ी बाजार इसका नाम लिख देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये भाई चावड़ी बाजार जाना है तो आप इधर से पहुंच जाइए। तो इस
किस्म की कोई चीज रही होगी जिसकी वजह से ये नाम थोड़ा सा 19वीं सदी तक आते आते थोड़ा सा आगे की हिस्से में भी फैल गया था, चांदनी चौक। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ खास इसमें अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो नहर है वो मुसलसल नहीं है, उसके बीच में कई जगह पे वो अंडरग्राउंड चली जाती है, पर वो उसके बारे में बात हम अगले नक्शे में कर लेंगे आगे जाके। ये एक नक्शा है 1846 के करीब का, और इसमें भी चांदनी चौक को दिखाया गया है। आप देख रहे हैं नीचे वो चौक का पूरा आपको शेप नजर आ रहा है। उसके ऊपर जो हिस्सा है जो स्क्वायर बना हुआ है वो है सराय, बेगम की सराय, जो कि जहानारा बेगम ने बनाई थी। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आते थे, ताजिर आते थे, वो वहाँ यहाँ पे ठहरा करते थे। आजकल के ज़माने में उसको एक 5 स्टार होटल कह लीजिए, काफ़ी लग्जूरियस किस्म की सराय थी ये। दिल्ली में शाहजहानाबाद के बाहर बहुत सारी सराय थी, क्योंकि दिल्ली जो है काफ़ी एक कॉमर्स का एक काफ़ी सेंटर रहा है, कमर्शियल सेंटर, पर उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगी। सराय के शिमाल में एक बड़ा सा बाग था, बल्कि ये शाहजहां के समय में तो ये सराय ही बाग से घिरी हुई थी, पर ये 1847 तक आते आते बाग थोड़ा सा कम हो गया था और घर वगैरह ज्यादा बन गए थे, पर बाग अभी भी काफी बड़ा था। और ये अभी भी दिखाई देता है हमको टाउन हॉल के पीछे। तो ये बड़ा सा बाग था, इसको बाग साहिबा बाग बोला जाता था, क्योंकि ये जब बना जो मकरामत खान की निगरानी में बना, जिन्होंने शाहजहानाबाद के बनने का सुपरवाइजर का रोल उन्होंने अदा किया। और ये जब बाग बन गया तो शाहजहां ने इसको जहानारा बेगम को दे दिया, तो इसलिए उनके नाम पे बेगम का बाग या बाग साहिबाबाद, क्योंकि साहिबा बेगम नाम था उनका टाइटल अलकाब था। तो ये इन्होंने बाग बना हुआ था इसमें। तो ये भी एक चांदनी चौक से बहुत कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास चांदनी चौक की मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कम हैं कि क्या शाहजहां के ज़माने में या 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में क्या रहा होगा। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो आपको दिखती है। लोग हमें ये बताते हैं, जो टेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसमें लिखा है कि ये ईंट की दुकानें सारी इमारतें ईंट की बनी हुई थी, चूना उसके ऊपर लगा हुआ था, और ये आपको एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है। ये या तो हमाम वाला दरवाजा रहा होगा या सराय में जाने का, हो सकता है सराय में जाने वाला दरवाजा ये रहा होगा। तो ये मजहर अली खान की तस्वीर है 1840 के करीब। अब इसके जो हमें डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, फिर वही जो ट्रैवलर्स थे वो हमें बताते हैं कि किस तरह से चांदनी चौक था क्या। और बल्कि पूरे बाजार की जब बात की जाती है तो लोग बताते हैं कि किस तरह तरह की चीजें यहाँ पे बिकती थी। कुछ तो यहाँ पे तैयार की हुई होती थी, कपड़ा बहुत बनता था, दिल्ली में बनता था कपड़ा, हुक्के बनते थे, कई तरह के औजार बनते थे, ज्वेल्स जेवरात जो बनाए जाते थे वो सब। तो कई तरह की चीजें यहाँ पे बिकती थी। दिल्ली के प्रोडक्शंस में इंडिगो था, इस तरह की चीजें, काफी खाने पीने की चीजें, बाहर से बहुत चीजें इंपोर्ट होती थी। उनमें इंपोर्ट्स में जैसे कि शॉल्स आ रहे हैं कश्मीर से, फल आ रहे हैं अफगानिस्तान से, तरह तरह के प्रेशस स्टोन्स आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिल्ली के बाजारों में बिकती थी। और यही नहीं, कॉमर्स तो था ही, साथ में कल्चर भी था। और हमें बताया जाता है कि जैसे ये जो जगह थी, खास तौर पे खास जो चांदनी चौक था, जो खास चांदनी चौक था, वहां पे जिसको आजकल की पार्लेंस में लोग कहते हैं हैंग आउट प्लेस, हाँ, जहाँ पे लोग
इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनको वो जाने में एक थोड़ा सा उनको लगता है कि लोग हमें देखें कि हम भी यहाँ भाई यहाँ आए हैं, बड़े फैशनेबल जगह है ये। तो वहां आके आप लोगों को पहले तो सवारियां दिखती थी लोगों की, कि लोग थोड़ा सवारी के साथ आ रहे हैं, साथ में उनकी रेटिन्यू है, हो सकता है कुछ एक दो कई बार हाथी भी आ जाएं या घोड़े आ जाएं, वो सब लेके चल रहे हैं, पालकियां हैं, ये इस तरह से लोग वहां आते थे। कहवे खाने वहां पे जो थे उनकी बारे में बात होती है। ये दरगाह कुली खान थे जो दिल्ली में रहे 1739 से लेके 1741 तक, दक्कन से आए थे और दिल्ली में रहे थे। उन्होंने वो हमें बताते हैं यहाँ कहवे खाने थे, कॉफी हाउसेस। हम लोग सोचते हैं कि ये कॉफी शॉप्स बड़ी नई चीज है, पर कहवे खाने उस जमाने में थे। और वहां लोग बैठ के जाहिर है कहवा पीते भी थे। और दरगाह कुली खान ये कहते हैं कि जो शायर थे दिल्ली के, वो यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बात करते थे और अपनी शायरी थोड़ा सा पढ़ के सुनाते थे। तो ये जो बुक रीडिंग्स हमारी कॉफी शॉप्स में और ये सब शुरुआत हुई है, ये हमें लगता है कि बड़ी नई चीज है, ये नई चीज नहीं है, ये 18वीं शताब्दी में भी ये हो रहा था। तो ये एक रिच कल्चर जो था, वो चांदनी चौक की जो कॉम्प्लेक्स लाइफ थी, कमर्शियल भी थी और कल्चरल भी थी, ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त। पर दरगाह कुली खान जब दिल्ली आए, वो उनकी किताब है मुरक्का दहली, फारसी में है। उन्होंने एक बहुत दिल्ली की जो कल्चरल लाइफ है उसका बहुत ही विस्तार से उसके बारे में लिखा है। अब वो असल में वो जब आए उसी वक्त नादिर शाह का भी हमला हुआ था, और नादिर शाह के हमले के बाद कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसके बाद से ही मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके मुगल सल्तनत को कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा सा वीक हो जाता है, कई तरह से हमले हो रहे हैं, कई थोड़ा सा पैसे का भी की किल्लत हो गई है, क्योंकि आसपास से जो रेवेन्यूज आते थे वो भी आना बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं। तो इसलिए उन सब परेशानियों की वजह से ये होता है कि कुछ उस चांदनी चौक में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए। पहले तो ये है कि कहा जाता है कि आलमगीर सानी के वक्त में, जो 1750-55 के करीब है, नहर का पानी बंद हो गया, क्योंकि नहर को भी जारी रखना आसान काम नहीं है। आप उसमें से उसको डिसिल्टिंग करनी पड़ती है, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, और वो अगर उसमें आप थोड़ा ढीले हो गए तो फिर पानी आना बंद हो जाता है। तो वो पानी आना बंद हो गया, तो नहर में पानी बंद हो गया। फिर दूसरी चीज जो होती है कि, और ये हमें थोड़े देर के डॉक्यूमेंट्स में दिखता है, एक टॉमस ट्वाइनिंग करके थे जो आए थे दिल्ली 1794 में, और उन्होंने बताया है कि जैसे जो बीच जो सड़क थी उसके अंदर ही लोगों ने घर बना लिए थे कई। तो जो तरतीब थी दुकानों की वो थोड़ी बिगड़ गई थी कि इधर उधर एनक्रोचमेंट कर लिया, जिसको हम आज की लैंग्वेज में बोलेंगे। हाँ, तो वो नहर के ऊपर ही एनक्रोचमेंट कर लिया, किसी ने घर बना दिया है, कुछ पेड़ काट दिए। तो मराठे आए, रोहिले आए, उन्होंने अपना फ्यूल के लिए और चीजों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, तो पेड़ कट गए। तो इस तरह से बदलाव आना शुरू होता है। बिल्डिंगें नई नई तरह की बनती हैं। एक तो ये है कि जैसे कि आप ये इमारत देख रहे हैं, जो ये 19वीं सदी की तस्वीर है। तो वो जो खाली हिस्सा हुआ करता था दुकानों के ऊपर वाला, जिसके पीछे घर होते थे, अब सामने की तरफ भी बनने लगे। तो ये आपको एक तस्वीर नजर आएगी। और फिर हम आते हैं अंग्रेजों के दौर में। तो ये होता है कि जैसे मैं बता रही थी, 18वीं शताब्दी में जवाल का वक्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है चांदनी चौक का भी। और चांदनी चौक का
इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है और कुछ हद तक इसका कॉमर्स भी थोड़ा सा ढीला है। वो इसलिए कि काफी इतनी सिविल वॉर्स का सामना करना पड़ा दिल्ली को कि उसकी पॉपुलेशन भी कम हो गई। अब पॉपुलेशन कम हो गई है, इनसिक्योरिटी है, तो ऑब्वियसली कॉमर्स भी कम हो जाएगा, तो तिजारत कम हो गई है, दुकान उतनी जितनी थी वहां नहीं थी, तो वो खत्म हो जाता है। 1803 में अंग्रेज आते हैं और 1803 में अंग्रेजों के आने के बाद से एक नया दौर शुरू होता है। वो दौर है कुछ अमन का। अमन इसलिए कि उस वक्त तक अंग्रेज हावी हो गए दूसरों पे। उन्होंने मराठों को खत्म कर दिया है, उनके साथ अपनी ट्रीटीज कर लिए। जो वॉर्स थे, एंग्लो मराठा वॉर्स, वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाते हैं और ट्रीटीज हो जाती हैं। तो एक अकेली एक ताकत है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो उभर के आती है, तो वॉर खत्म हो जाता है इस इलाके में। और वॉर जब खत्म हो जाता है तो जाहिर है कि फिर अमन का दौर चालू होता है। और उस वक्त दिल्ली की आबादी फिर से बढ़ने लगती है। जो लोग छोड़ के चले गए थे, अब वो फिर से आके यहाँ बसते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, दुकानें खोलते हैं, मंदिर मस्जिद बनाते हैं, जो भी घर बनाते हैं, वो सब नए नए बाजार खुलते हैं, वो सब होना शुरू हो जाता है। तो चांदनी चौक पे भी उसका असर पड़ता है। एक जो बहुत आलीशान मकान भी बनते हैं, उनमें से एक है बेगम समरू की कोठी। आज हम लोग बेगम समरू की कोठी, भगीरथ पैलेस जो आज कहलाता है, आज हम देखते हैं कि वो हम चांदनी चौक से उसको देख नहीं पाते हैं, सड़क से नहीं देख पाते हैं। पर जो शुरुआती दौर, पहले जो हालत थी वो ये नहीं थी, क्योंकि हम बिल्कुल सड़क से, मेन रोड से दिख जाता था बेगम समरू का महल। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल दरवाजे से दूर जाके दिख रहा है। ये पेंटिंग है आगा खान म्यूजियम की। और ये तो ये आपको इस तरह से नई नई बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। मजे की बात यह है कि हम लोग को उतनी पेंटिंग्स नहीं है इसकी, पर हमें जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन मिलता है, खासतौर पे एक जो ट्रैवलर थी एमा रॉबर्ट्स करके, उन्होंने लिखा है कि जो दिल्ली के लोग थे वो नया नया आर्किटेक्चर अपनाने में पीछे नहीं थे किसी से, और नए स्टाइल्स आए, अंग्रेजी किस्म के घर बनाने का स्टाइल आया, तो वो उन्होंने अडॉप्ट किया। यहाँ तक कि दुकानों के ऊपर जो साइन बोर्ड्स लगे रहते थे, वो उसमें भी अंग्रेजी रस्मुल खत में वो उसका नाम जो जिसकी दुकान है वो लिखा रहता था। और ये जो नया फैशन था इस किस्म के अंग्रेजी साइन बोर्ड्स बनाने का, इस पे साइन बोर्ड्स पे लिखा जाता था बदरुद्दीन महरकुन। बदरुद्दीन महरकुन मोहर बनाने वाले थे, काफी अच्छे कैलीग्राफर थे। वो ये लिख के और ये साइन बोर्ड्स बना के लोगों को दिया करते थे, जो कि अपने बाजार, अपनी दुकान के आगे लगा लें। तो इस तरह के जो चेंजेस आने लगे अंग्रेजों के जमाने में, इसके बारे में हमें फिर वही सयाह जो थे, जिनकी अकाउंट्स में हमें ये सब मिलता है, वो देखने को मिलता है। अगला जो बहुत बड़ा लैंडमार्क मोमेंट, वाटरशेड मोमेंट उसको कह लीजिए, दिल्ली की तारीख में, वो है 1857। 1857 में विद्रोह हुआ और दिल्ली की शक्ल काफी हद तक बदल गई। हुआ ये कि जब अंग्रेज वापस आए और उन्होंने दिल्ली पर एक तरह से कहते हैं कि रिवेंज लिया दिल्ली के लोगों पे, बहुत से लोगों को निकाल दिया। काफी समय तक लोग वापस नहीं आ पाए। मुसलमान तो खैर करीब तकरीबन 2 साल तक वापस नहीं आ पाए। तब तक उन्होंने शहर छोड़कर और जगह अपने घर बना लिए थे। और तब तक तो उसमें ये हुआ कि पॉपुलेशन फिर से बदली, फिर से गिर गई। दिल्ली का जो पहला जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई। मार्शल लॉ लग गया काफी वक्त तक, और जो उसमें फिजिकल चेंजेस आए सारी, जो ये तो हम जानते हैं कि उस वक्त बहादुर शाह जफर और जो उनका खानदान था, उनको निकाल दिया गया लाल किले से, दिल्ली से, और वो तो खैर
चले गए। सारी जो रॉयल प्रॉपर्टीज थी उसमें लाल किला तो है ही, पर हमारे जो आज जो गुफ्तगू हो रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चांदनी चौक की सारी इमारतें, जो चांदनी चौक का जो चौक है, चौक की जो इमारतें हैं, जो दुकानें हैं, जो उसके साउथ में हमाम है, जो सराय है, जो बाग है, ये सब अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया, क्योंकि ये मुगल प्रॉपर्टीज थी। तो ये सारी कॉन्फिस्केट हो जाती हैं, सब जब्त हो जाती हैं। और यहाँ पे ना ही इनको जब्त कर लिया जाता है, पर ज्यादातर को पूरी तरह से ढा दिया जाता है। तो यही वजह है कि आज हम वो चांदनी चौक का जो चौक है, जो मैं तस्वीरें आपको वो एक पेंटिंग दिखा रही थी, वो नहीं बचा। वो जो मुसम्मन की शक्ल का चौक है वो कहाँ है? नहीं है। जो हमाम है वो कहाँ है? हमाम की जगह नई सड़क बन गई है। जहां नई सड़क निकलती है चांदनी चौक, जो वो टाउन हॉल के सामने से, वो है जहां पे ये हुआ करता था। अब उन्होंने ये सब खत्म करके उसकी जगह अपनी इमारतें लगाई, खड़ी की। उनमें से एक है घंटाघर। ये घंटाघर बनाया गया बिल्कुल जहां चांदनी चौक का वो जो हौज हुआ करता था, बिल्कुल बीचों बीच चांदनी चौक के, वो खड़ा हुआ। ये उसके बाद शुरुआती दौर में 20वीं सेंचुरी में ट्रैम भी वहां पे चली, और ये घंटाघर भी, ये जगह घंटाघर अभी भी कहलाती है। बल्कि अगर आप पूछें जरा, कुछ साइन बोर्ड्स में भी आपको घंटाघर ही दिख जाएगा ये। और पर ये जो घंटाघर है ये 1951 में गिर गया और टूट गया, खत्म हो गया। इसकी जो कोई नामो निशान नहीं है। एक और जहां पे सराय हुआ करती थी, वहां टाउन हॉल बना। ये टाउन हॉल की एक पुरानी तस्वीर है। ये पीछे वाला हिस्सा है जो कि बाग से लगा हुआ है। ये पीछे का हिस्सा, ये सामने वाला हिस्सा नहीं है। उसके सामने कुछ काफी समय तक ये एक हाथी, जो कि वहां से मिला था लाल किले से, इसके टुकड़े मिले थे, उसको उठा के लगा दिया अंग्रेजों ने। तो ये तो इस तरह से काफी चेंजेस आने लगे। नहर जो कि बीच बीच में बंद हो जाती थी, अंग्रेजों ने, एक चीज मैं कहना भूल गई, अभी बोल देती हूँ, अंग्रेजों ने नहर को फिर से जारी किया था। 1820 में नहर फिर से जारी हुई। वो जो वेस्टर्न यमुना कनाल है उसकी मेंटेनेंस हुई थी, ये जो ऑफशूट कनाल है इसकी मेंटेनेंस हुई थी, जिससे पानी आने लगा था और फिर से बहने लगा था। पर इसमें हमेशा मुश्किल आई। जैसे कि 1824 में फैनी पार्क्स जब आई तो उन्होंने बोला कि ये कनाल सूख गई है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। क्योंकि असल में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब इसको फिर से जारी किया तो काफी इसमें से नहरें कट के इरिगेशन के लिए चली जाती थी, दिल्ली से पहुंचने से पहले ही इरिगेशन के लिए चली जाती थी, इसलिए पानी दिल्ली तक कम पहुंचता था और कई बार बंद भी हो जाता था। तो ये बास दफा देखा गया कि पानी रुक जाता था। तो अंग्रेजों ने 1857 के बाद सोचा कि इसको बंद ही कर दिया जाए। और आप देख रहे हैं कि ये फोटोग्राफ है, ये सैमुअल बोर्न की एक फोटोग्राफ है 1860s की, और वो दिखाती है कि कैसे वो बीच वाला हिस्सा जहां पे नहर बहती थी वो बिल्कुल बंद है। ये आखिरी तस्वीर है जो मैं दिखाने वाली हूँ, वो ये है कि हमने देखा कि किस तरह से जो चांदनी चौक की शक्ल है वो बदल गई। 1857 में ना ही ये इसके जो फिजिकल चेंजेस जो आए, जो पुरानी इमारतें ढाई गई और नई इमारतें बनी, ये ही नहीं, पर जो कल्चर था, जो उसकी जो एक एटमॉस्फेयर था चांदनी चौक का, वो बदल गया। वो इसलिए कि देखिए सारी मुगल खानदान तो गया, काफी सारे जो उमरा थे वो गए, तो कहाँ वो जो सवारियां घुमा कर आती थी, लोगों की उमरा की सवारियां होती थी, जो कहवे खाने थे, वो सब तो खत्म हो गया। और आपके पोएट्स भी अब बल्कि दिल्ली को छोड़ के अब लाहौर एक नया मरकज की तरह उभरा उर्दू शायरी वगैरह का। तो इस तरह से जो एक 1857 के ठीक बाद जो दौर है, वो उसमें दिल्ली के कल्चर, जिसमें चांदनी चौक का कल्चर भी है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। दिल्ली की फिर
अहमियत बीच बीच में थोड़ी सी बढ़ती थी जबकि दरबार हुआ करते थे, पर दरबार तो अंग्रेजों के एक इंस्टीट्यूशन था। ये मैं तस्वीर इसलिए दिखाना चाहती थी क्योंकि ये 1903 के दरबार की तस्वीर है, एडवर्ड सेवेंथ के ताजपोशी का जो दरबार जश्न था। और इस दरबार में दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोसेशन चांदनी चौक के बीचों बीच से निकल रहा है। तो ये एक चांदनी चौक की शुरुआती 1903 की तस्वीर है। तो ये तो हुई चांदनी चौक की कहानी। 2 सदियां करीब 2.5 सदियों की बात मैंने कर ली। तरह तरह के पहलू इसमें दिखाए मैंने, पर मुझे यकीन है कि आप लोगों को काफी सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आए तो जरूर मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा जवाब दे पाऊं। बहुत शुक्रिया मैम। देखते ही बनता है, जिस तरह का तिलिस्मी नाम है चांदनी चौक का, उसी तरह का तिलिस्मी इसका हिस्ट्री भी रही है और बहुत डायनामिक हिस्ट्री रही है। और मुझे जानकर एक तरह से अच्छा भी लगा और हैरत भी हुई कि जितना कॉस्मोपॉलिटन इसका कल्चर आज है, उतना शुरुआत से चला आ रहा है। शुरुआती दौर से ही वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर रहा है। तो आपने जैसे देखा कि आज के मौजू चांदनी चौक की 2 सदियां के तहत स्वप्ना लिटिल साहिबा ने आपको 200 सालों का सफर कराया है, 200 सालों से ज्यादा का सफर कराया है। बहुत खूबसूरत ये सफर रहा है। आपके कोई भी सवालात हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप, खुला है आपके लिए प्लेटफॉर्म, पूछें। मुझे एक बड़ा मुझे एक्साइटिंग लगा ये जानकर, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि आबादी चांदनी चौक की हमेशा फ्लक्चुएट होती रही, आबादी में बहुत बदलाव आते रहे हैं, तो इसका चांदनी चौक के बीच बीच में जैसे आपने कहा कि साइन बोर्ड की जो है बदल जाती है, जबान बदल जाती है, तो इस तरह का जो इंक्लूजन आता है कल्चर में, इसमें कहीं ना कहीं जो दरबार है या चांदनी चौक के आम लोग हैं, वो बाकी भाषाओं के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, उनका क्या रिएक्शन था? जैसे अंग्रेजी को उन्होंने लिया, अंग्रेजी कुछ दुकानों की पर हमें देखने को मिली, साइन बोर्ड्स पर देखने को मिली, उसका रिफ्लेक्शन हमें पोएट्स के हाव भाव में या आम लोगों की जबान में क्या रिएक्शन मिलता है? लिटरेचर मेरा उतना लिटरेचर में उतना दखल नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा मुझे मालूम है बताती हूँ कि लोग अंग्रेजी भी सीखने पे दे वर ओपन टू, जानना चाहते थे कि हम लोग अगर अंग्रेजी सीखें तो हमें हमारी शायद अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जैसे दिल्ली कॉलेज खुलता है, कॉलेज में अंग्रेजी की क्लास शुरू होती है 1827 में, और काफी दिल्ली वाले अपने बच्चों को भेजते हैं, लड़कों को, बॉयज ओनली स्कूल, तो लड़कों को भेजते हैं कि अंग्रेजी, और अंग्रेजी सीखेंगे तो उनके सामने जो और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। बिल्कुल। उसका है कि ज्यादातर तो ये होता है कि आप पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पर उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हमारे पोएट्स, गालिब का एक खत है, मुझे याद नहीं कि किसके नाम है, पर एक बार वो अपने किसी शायर से बोलते हैं कि आजकल दिल्ली में तो जैसे जबान में आपकी शायरी में अंग्रेजी अगर लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए उर्दू जो है उसने इतनी अलग अलग जुबानों से वोकैबुलरी ली है, अंग्रेजी भी अगर आ जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं। तो इस तरह की ओपननेस जो है वो उस कल्चर का एक हिस्सा है कि हम हर चीज का, हम आर्किटेक्चर को, एम.आर. रॉबर्ट्स का कहना है कि दिल्ली के जैसे ओपन लोग जो आर्किटेक्चर के मामले में आपको इस इलाके में नहीं मिलेंगे और कोई, जो जितने दिल्ली के लोग। तो और किले में भी बहुत एडवांस्ड ओपननेस थी, चाहे वो मेडिकल टेक्निक्स के ऊपर हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू प्लांट्स की तरफ हो, या लैंग्वेज या आर्किटेक्चर, ये सब कुछ लोग भूल जाते हैं ये चीज। दिल्ली के जो बाजार है वो हमेशा ही एक ट्रेंड सेटर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा जितना भी एक दौर के बाद जो इंटरनेशनल इंटरेक्शन रहा है, उसमें दिल्ली के बाजारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो मैं जानना चाहूंगी, आप, हमारे बहुत सारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन बाजारों ने दिल्ली के कॉस्मोपॉलिटन जो शख्सियत है उस पर कंट्रीब्यूशन किया, और किस तरह से इन बाजारों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर खुद को, जैसा कि आपने कहा, बहुत इंक्लूसिव और ओपन
खुद को दिखाया? बाजार, चांदनी चौक का बाजार है, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया। ऐसा है क्या कौन सी चीजें बेची जाती हैं, कौन सी खरीदी जाती है, वो तो उस पे डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है, डिमांड क्या है, उस तरह से। तो जैसे कि 1857 के बाद, जैसे मैंने बताया कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, एलीट पॉपुलेशन खास तौर पे, वो तो सारी चली गई है। तो इसलिए आपको एक 1866 में एक बंगाल से एक आते हैं भोलानाथ चंदर, जिन्होंने एक अपना ट्रैवलॉग लिखा है। वो कहते हैं कि यहाँ अब दुकानों में सिर्फ चांदनी चौक की दुकान के जो बाजार है उस इलाके में अभी सिर्फ फल और सब्जियां ही बेची जा रही हैं, क्योंकि अब देखिए कि यार किसको बेचेंगे, कौन खरीदने वाला है, ये जो जेवरात है किसको बेचेंगे, खरीदने वाला कौन है। हाँ, 1857 के ठीक बाद जैसे ही वो रिवोल्ट को कुचला जाता है, तो लोगों से जो लूटी हुई जो लूटा हुआ जो सामान है ना लोगों से, अंग्रेजों ने जो लूटा है वो बिकने लगता है। तो चाहे वो पुरानी किताबें हों, चाहे और सामान हो, वो बिकने लगता है और काफी अंग्रेज आते हैं उस वक्त और खरीद लेते हैं। तो इस तरह से चेंज आता है, और चेंज तो हर जगह ही है, पर हमें बहुत कंटिन्यूटी भी दिखती है। आज भी दरीबे का जो कैरेक्टर है, आज भी किनारी बाजार का जो कैरेक्टर है, वो बहुत खास बदला नहीं है शाहजहां के जमाने से, वही कैरेक्टर है, की चीजें बिकती हैं। हाँ, ये है कि किनारी बाजार में आप गोटा किनारी के साथ साथ स्वरोवस्की क्रिस्टल भी बिक रहा है, पर है बात। जी बिल्कुल, जो जदीद शनाख्त है चांदनी चौक का, जो प्रेजेंट है, मॉडर्न है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, मैंने ज्यादातर केवल पोएट्स को पढ़ा है हिस्टोरिकली चांदनी चौक के बारे में, और जब भी आप वहां जाएं तो आपको लगता है कि हाँ, वो धड़कनें कहीं ना कहीं अभी वहां सांस ले रहे हैं, वो मौजूद हैं। तो चांदनी चौक की एक तिलिस्मी मौजूदगी है, मैं दोबारा से कहूंगी, जो आपको बांधे रखती है उस पास्ट से। बहुत सारा ऐसा आर्किटेक्चर है चांदनी चौक का जो बिल्कुल खत्म कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, और उन्हीं मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हीं रिमेन्स से, उन्हीं बचे कुची जो चीजें हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल की हैं अलग अलग अपने आर्किटेक्चर में। उसके बारे में जरा कुछ बताएं, उन्होंने कैसे उसको रीयूज किया, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जगह उन्होंने ऐसा किया है, और शायद चांदनी चौक में भी मैंने पढ़ा है एक दो जगह। कोई खास स्पेसिफिक हमें एविडेंस नहीं मिलता है, पर रीयूज तो अंग्रेजों ने ही नहीं और उससे पहले भी हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जिसे जानते हैं कि एक शहर उजड़ा या किसी ने एक और शहर बसाया, फिर वो पुरानी जो शहर था वो उजड़ गया, तो उसके जो संगोखिष्ट थे उसको उठा के ले आते थे और उससे नया शहर बनाते थे। तो ये एक रिसाइकल एंड रीयूज वाला भी चक्कर था। तो वो दिल्ली की तारीख में काफी हमें देखने को मिलता है। तो कोई ऐसा अजब ना हो कि अगर शाहजहां चांदनी चौक में भी पुरानी जो ईंटें हों उससे उठा के ही बना लिया हो, ये हो सकता है बिल्कुल। पर मैं जैसे मैं जानती हूँ, कुछ खास मुझे स्पेसिफिक एविडेंस के बारे में नहीं। ऑडियंस में एक क्वेश्चन आया था, जानना चाहते थे चांदनी चौक के आर्किटेक्ट के शख्सियत के बारे में, तो आप उस पर कुछ बता सकें तो? ये कुछ मिलता नहीं है इसमें एविडेंस मैंने तो नहीं देखा है। कहा जाता सिर्फ ये सैयद अहमद खान जैसे हमें बताते हैं कि जहानारा बेगम ने इसको कमीशन किया, संगीन बेग का भी यही कहना है कि उन्होंने कमीशन किया, डिजाइन किसने किया। और कोई सवालात हो हमारे सुनने वालों के, दोस्तों के, तो फ्लोर ओपन है, आप पूछ सकते हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने ले लिया है आर्किटेक्ट वाला। मेरे ख्याल से इन्होंने ये भी पूछा कि शाहजहानाबाद वाज अ प्लान्ड सिटी, देयर एनी रेफरेंस टू इट्स आर्किटेक्ट। तो इसमें भी ये है कि शाहजहानाबाद जहां तक देखा जाए तो शाहजहानाबाद भी पूरा प्लान्ड सिटी उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसकी जो दीवार है, उस प्लानिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा आपका सेशन फिर से होगा, पर उसका भी ऐसा कोई आर्किटेक्ट नहीं है जिसका नाम हमें मिलता है, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, लाल किले का
जामा मस्जिद, इसमें उस्ताद अहमद, उस्ताद हामिद, इनके नाम जुड़े हुए हैं इनसे। आपने जिक्र किया विमेन फीमेल स्टेक होल्डर्स का चांदनी चौक या उसके आसपास के आर्किटेक्चर में, तो और कौन कौन से एविडेंसेस हमें मिलते हैं और किन शख्सियतों के नाम उनसे उससे जुड़े मिलते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि औरतें ट्रेड में एक्सप्लिसिट या उस रूप से जुड़ी हैं या फिर पर्दे के पीछे से जुड़ी हैं? इस तरह के और क्या एविडेंसेस या मेंशंस हमें मिलते हैं? ये जो चांदनी चौक है, इसमें तो खैर जहानारा बेगम का नाम सबसे आगे आता है। जहाँ चांदनी चौक की वो जो सड़क है, जो जिसको आज हम चांदनी चौक कहते हैं, वो सड़क जहाँ खत्म होती है वो है फतेहपुरी मस्जिद। और फतेहपुरी मस्जिद भी फतेहपुरी बेगम की बनाई हुई। फतेहपुरी बेगम जो कि शाहजहां की बेगम थी, और उन्होंने ये बनाई मस्जिद। और ये इलाका असल में अगर आज भी देखा जाए, फतेहपुरी का जो बाजार कहलाता है, इसको उस वक्त फतेहपुरी बाजार बोला जाता था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमर्शियल एरिया था, और वो इसलिए ये जो है लाहौरी गेट के पास था। लाहौरी गेट का इलाका, लाहौरी गेट तो खत्म हो गया, पर लाहौरी गेट के पास है। और लाहौरी गेट से ही सारे जो कारवान जो हमारे नॉर्थ वेस्ट से आते थे सामान लेके, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको आते हैं, उससे जहां से आते थे वो दाखिल होते थे शहर के अंदर, या वहां से ही सामान दाखिल होता था अंदर। असल में कहा जाता है कि शाहजहां ने जब बनाया ये लाहौरी दरवाजा, शहर की ये जो पूरी दीवार थी उसमें दरवाजा बना हुआ था, उसके कुछ ही साल बाद औरंगजेब के अहद में इसको बड़ा करना पड़ा। पुराना दरवाजा तोड़ के एक नया दरवाजा बनाना पड़ा, बड़ा करना पड़ा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक इतना आता था कि कम पड़ रहा था। तो इसलिए वो जो एरिया है बहुत कमर्शियल रहा है हमेशा से। और आज के जमाने में अगर देखें तो वो अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस है। आप लाहौरी गेट का जो नया बाजार जाके देखिए क्या हालत है वहां, किस तरह से कमर्शियल है, क्योंकि वही जगह है जहां पे आज आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पास में है। तो वहां से गाड़ियां कम ग्रैंड ट्रंक रोड से आती हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी अलाइनमेंट बदल गया, पर जो अनलोड होता है स्टेशन से, वो सारा सामान उधर आता है। तो खारी बावली देख लीजिए आप, नया बाजार देख लीजिए, वहां पे क्राउड। पर मैं थोड़ा सा वो लेडी साइड से अलग हो गई जगह, कहीं और ही चली गई। बट एक क्वेश्चन आया है जी हाँ हमारे पास, द चांदनी चौक वाटर चैनल Faiz Nahar extend uninterrupted into Red Fort or the water channel inside Red Fort was separated? पूछना चाहते हैं कि फैज नहर के बारे में पूछना चाहते हैं। जी ये अच्छा सवाल है। असल में जो किसी जमाने में ये हो सकता है कि जब यमुना बिल्कुल लाल किले के नीचे बहती थी, अब अगर देखा जाए तो यमुना बहुत अलग हो गई है किले से, पर जब बिल्कुल लाल किले से लग के बहती थी तो हो सकता है कि कुछ पानी वहां से उठाया जाता हो नदी में से किले के अंदर, हो सकता है। ये एक दो लोगों का मानना है। आप रेड फोर्ट पे जब सेशन होगा तो उसमें ये सवाल फिर से कर सकते हैं। पर ये मुझे मालूम है कि जब 1820 में जब रिवाइव किया है अंग्रेजों ने इस नहर को, तब उस जो शहर से जो नहर आती थी काबुली दरवाजे से घुस के और फिर चांदनी चौक और बाग में से होके, वो फिर आके वही उठाई जाती थी और एक शुतुरगोला उसको बोलते थे, वहां से उठा के उसको लाल किले के अंदर भेजा जाता था, क्योंकि तब तक तो नदी तो बहुत ही दूर हो चुकी थी। तो ये उसी फैज नहर जो है वो अंदर घुसती थी और किले के अंदर ये नहरें बहिश्त कहलाती है। चांदनी चौक में जैसा कि अक्सर या पूरे शाहजहानाबाद में कह लीजिए देखने को मिलता है कि नॉमेनक्लेचर के साथ अंग्रेजों ने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, जो नाम है वो बरकरार है। काफी सारे नाम ऐसे हैं जो समय से चले आ रहे हैं और काफी उन्होंने बदले भी हैं। तो इसके पीछे का
इतिहास, इसकी हिस्ट्री क्या है? एक तो जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि नाम नहीं, क्योंकि जब हम नाम बदलते हैं तो हम उसकी तारीख खो देते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये क्या था, इसकी तारीख क्या थी। मैं गई थी जैसे कि फतेहपुरी के पास ही एक फाटक है और एक गली है, फाटक हब्स खान। वो पूरा इलाका फाटक हब्स खान कहलाता था। कुछ लोग आज भी उसको फाटक हब्स खान ही बोलेंगे। और वो हब्स खान जो कि अफ्रीकन डिसेंट के थे, के कोतवाल थे 18वीं शताब्दी में, उनके नाम पे पड़ा। तो उस नाम में, फाटक हब्स खान में, एक आपको एक पूरी हिस्ट्री मिल जाती थी कि शाहजहानाबाद उस वक्त क्या था, कि एक अफ्रीकन दिल्ली का कोतवाल था। ये आप सोच लीजिए। वो देते हैं क्योंकि आज आप उसको तिलक बाजार बोलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई, हाँ आप सही बोल रही हैं कि कई नाम हमारे पास आज भी हैं और कई नाम हो चुके हैं। और नाम कई बार ये होता है कि बहुत दिलचस्प चीज है, नाम बदल भी जाते हैं। जैसे कि कूचा रायमान है, कूचा रायमान है जिसको लोग आज कूचा रहमान बोलते हैं। कुछ थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ साथ नाम बदल भी जाते हैं। बिल्कुल। और कोई सवालात अगर पूछना चाहें आप, हमारे ऑडियंस अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आया है, ये आधा ही है शायद। व्हाट इज योर व्यू ऑन द न्यू चेंजेस इन द चांदनी चौक? आधा ही। जी हाँ, आई थिंक it's you know, I feel ke first of all it should not be limited. Any intervention that is made in this Shahjahanabad should not be made in isolation. We need to see Shahjahanabad as a whole. Chandni Chowk, that whole street, is connected to the other streets which lead from it. So any intervention has to take into account that. According to me, the pedestrianization has actually cut down on the choices people have. Because what I think the problem with Chandni Chowk was not that it was a narrow street. It's not a narrow street, it's a very wide street. There was no regulation of traffic, of parking, etc., and therefore it looked crowded, chaotic. If I was asked, I would have said that the answer was not to block it off, pedestrianize it, keep out all traffic, but to rationalize it, to regulate it. It requires management rather than these kind of major interventions. I think we should be looking at holistic ways of supporting the preservation of heritage. Heritage also, all the old buildings which have to be, owners find it difficult, they should be getting support. If infrastructure should be improved for the city as a whole. तो जहाँ की अगर स्विच की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, टूटी हुई गलियों कूचों की प्रॉब्लम है, वो जो तार लटकते हैं, केबल्स लटकते हैं घरों के सामने, उसकी प्रॉब्लम है। ये सब चीजें एड्रेस करनी चाहिए, पर सिर्फ एक स्ट्रीट में करने से नहीं होगा, ये पूरी तरह से करना पड़ेगा। लोगों की जो जिंदगी आप बेहतर करेंगे, लोगों की जो कंडीशंस बेहतर करेंगे, तो वो शहर जो है वो टूरिस्ट के लिए भी ज्यादा वेलकमिंग हो जाएगा, सबके लिए बेहतर है। चांदनी चौक जैसे जो जगहें हैं या शाहजहानाबाद जैसी जो जगहें हैं, वहाँ की मैं कहना चाहूंगी जो सकाफती और माइशी जो तरक्की है, जो जिसे हम कहते हैं सोशो कल्चरल इकोनॉमिक, जो वहाँ ऐसे कॉस्मोपॉलिटन जगहें होती है, वहाँ की सबसे बड़ी मुझे लगता है परेशानी ये है कि वहाँ पास्ट और प्रेजेंट, हेरिटेज और मॉडर्न के बीच एक डिलेमा चलता रहता है। चांदनी चौक में भी एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी मुझे दिखता है कि वो डिलेमा है, पुरानी चीजें भी हैं तो नया भी है, नया भी है, जो नया है वो लगभग 100 साल से पहुंचने वाला हेरिटेज बनने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे डिलेमा प्रशासन जो हमारा सिस्टम है, जो सियासी एक माहौल है, उसके ऊपर भी दबाव होता है। ऐसे बहुत सारे एक पॉलिटिकल
पोल्यूशन कह लीजिए या पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन भी रहते हैं इस तरह की कॉस्मोपॉलिटन जगहों पर, उससे निपटने में इन तरह की परेशानियों से कैसे निपटा जाए? आप क्या समझती हैं कि इसका हल क्या हो सकता है? एक तो बहुत सिंपल सी चीज है, शाहजहानाबाद जैसे नेबरहुड में हेरिटेज, जिसको हेरिटेज लेड डेवलपमेंट कहते हैं, जब आप डेवलपमेंट करें वो हेरिटेज को साथ लेके चलें। हेरिटेज और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें नहीं है, और एक उनमें जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बरखिलाफ हो। तो मैं जो एक बुरा डेवलपमेंट कहना चाहूंगी, वो एक नया मॉल है जिसका नाम चांदनी चौक दिया गया है, जो वहां आया है। अब उस जहां पे इतने तारीखी बाजार हो, वहां पे चांदनी चौक नाम के एक मॉल की क्या जरूरत है? और मैं बताऊं मुश्किल क्या है, जो लोग जो सैकड़ों जो दुकानदार जो दुकान चलाते हैं गरीबा में और किनारी बाजार में, क्या वो रेंट दे के मॉल में बैठेंगे? नहीं। आप उनको रोजी की बात करिए, आप उनका भी देखिए। हम सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो कल्चर की बात कर रहे हैं जो कि उन बाजारों में बसता है। आपने एक मॉल खड़ा किया अगर, तो वो बाजार पे जो बाजार के लोगों पे जो बाजार चलाते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मॉल तो बहुत सारे दिल्ली में हैं और भी बन सकते हैं। मुझे लगता है इस टाइप की हिस्टोरिक एरिया में एक मॉल बनाना गलत है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हम लेंगे दुष्यंत सिंह पवार जी का, वो सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के बारे में पूछ रहे हैं। जी हाँ, ये यहाँ पे कोई सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च उस वक्त नहीं था, ये 1857 या 58 में बना है शायद। बहुत शुक्रिया स्वप्ना जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है तस्वीरों ने इस सेशन को और भी दिलचस्प बना दिया और भी रूह डाल दी है सेशन में, क्योंकि हम देख पाए अपनी आंखों से जो मंजर हम शायद भूल गए थे, या चांदनी चौक कैसा था हमसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू तालिफ जी। थैंक यू वेरी मच। आप नक्शों के साथ जो गुफ्तगू कर रही थी, यकीनन उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अंजुमन के ज़रिए ये गुफ्तगू बहुत दूर तक पहुँची है और हमसे बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त जुड़े हुए थे और बहुत सारे लोग इसको देख रहे थे। और जब आप चांदनी चौक पे गुफ्तगू कर रही थी तो मुझे एक बहुत ही मशहूर शेर याद आ रहा था कि दिल मेरा जलवे आरिज ने बहलने न दिया, चांदनी चौक से जख्मी को निकलने न दिया। तो मैं इस चांदनी चौक से निकल ही नहीं पा रहा था आपकी गुफ्तगू के दरमियान। और जाहिर है कि रितु जी की जो रितु जी की के सवाल थे और जो उनका कंट्रीब्यूशन था, और आपने जिस तरह से आलिमाना अंदाज में गुफ्तगू की, उसके लिए मैं अंजुमन की तरफ से, अंजुमन के सदर जनाब सदीकुर रहमान किदवाई की तरफ से और जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी साहब की तरफ से स्वप्ना जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और रितु जी आपका भी, कि आप दोनों ने एक बहुत ही कामयाब सेशन और बहुत ही आलिमाना सेशन यहाँ पेश किया। और मैं इस तकरीर को जब हम एक टेक्स्ट की सूरत में, किताब की सूरत में लाएंगे, तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और रितु जी आपकी खिदमत में भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।